हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, और वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के इम्पॉर्टेंट सेशंस। आज के इस वीडियो में हम सारे इम्पॉर्टेंट सेशंस कवर करेंगे। कौन प्रेसिडेंट था, कहाँ वो सेशन हुआ, और उस सेशन का सिग्निफिकेंस क्या है। इन सारी चीज़ों को आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर अनअकैडमी के द्वारा एक रिविजन बैच स्टार्ट किया गया है फॉर 1 मंथ। विजय 2025 रिविजन बैच, ये 17 ऑफ मार्च को लाइव हो चुका है। 1 मंथ का राइग्रस रिविजन होगा सारी के सारे सब्जेक्ट्स का। आप इसे एनरोल कर सकते हैं एंड यू कैन यूज रेफरल कोड ARTI 1702, जिसमें आपको एनरोल करने पर डिस्काउंट भी मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट, यहाँ पर यूपीएससी कैटेगरी के अंडर अनअकैडमी प्लस के द्वारा डिफरेंट बैचेस जो हैं वो शुरू हुए हैं। जैसे आरंभ बैच 27 ऑफ मार्च को स्टार्ट हो रहा है, इग्नाइट 29 मार्च को स्टार्ट हो रहा है, आगाज 30 मार्च को स्टार्ट हो रहा है, नीव 31 यहाँ पे मार्च को स्टार्ट हो रहा है। तो आप अगर यहाँ 2026 के लिए 27 या 28 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एंड उससे जुड़ी हुई डिटेल्स आपके स्क्रीन पर हैं। अगेन यू कैन यूज रेफरल कोड ARTI 1702, जिससे आपको अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पे कुछ डिस्काउंट मिलेगा। इसी के साथ आज के सेशन को अब हम शुरू करते हैं। मेजरली हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन, सारे इंपॉर्टेंट सेशंस पर डिस्कशन करेंगे। कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों, क्या उससे जुड़ी हुई बैक स्टोरी है, वो सब चीज़ें भी हम देखेंगे। तो आज का जो सेशन है उसमें अंत तक बने रहें। ओके, सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे वी ऑल नो दिस थिंग कि किस तरीके से भारत में अलग अलग रीजनल एसोसिएशंस डेवलप होने लग गए थे विद द राइज ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म की जो भावना है, वननेस की जो फीलिंग है, वो डेवलप हो रही थी। आपको भारत के अलग अलग हिस्सों में बहुत से रीजनल एसोसिएशंस देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम एक और एपिसोड में ज़रूर कवर करेंगे। रीजनल एसोसिएशन मतलब बंगाल में आपको कुछ एसोसिएशंस मिलेंगे, जैसे कि बंगाल ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, या ज़मींदारी एसोसिएशन है। इसी तरीके से आप मद्रास में जाओगे तो मद्रास महाजन सभा है, या पूना सार्वजनिक सभा। ये सब रीजनल एसोसिएशंस थे। ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म थे जिसके ज़रिए इंडियंस की जो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको पेटिशन के थ्रू ब्रिटिशर्स तक पहुंचाया जा रहा था। लेकिन किसी भी प्रकार का नेशनल लेवल का ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था, जिसको आखिर में बनाया गया, और वो कहलाई इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव 1885 में रखी गई, और 1885 में बॉम्बे में इसका पहला सेशन हुआ, जिसको व्योमकेश चंद्र बैनर्जी के द्वारा प्रिसाइड किया गया था। ये पहला सेशन था और इसमें लगभग आपको 72 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत यहाँ A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी, और उसके बाद इसका पहला सेशन भी हुआ। याद रखिए, ये जो इनिशियल सेशंस रहे हैं कांग्रेस के, इसमें आपको जो नाम दिखेंगे वो मॉडरेट्स के नाम दिखेंगे, मॉडरेट लीडर्स के नाम दिखेंगे, जिनका पूरा फेथ था ब्रिटिश सरकार पर कि अगर इन्हें हमारी प्रॉब्लम्स का पता चलेगा तो वो उसे सॉल्व ज़रूर करना चाहेंगे। इसी संदर्भ में अगला जो सेशन है वो 1886 में हो रहा है कैलकाटा में, और इसे दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रिसाइड किया गया। इसका सिग्निफिकेंस अपने आप में इसकी प्रेसिडेंटशिप ही है। दादा भाई नौरोजी का इस सेशन को प्रिसाइड करना, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। वो यहाँ पर अपनी विजडम तो कांग्रेस में लेकर आ रही ही हैं, लेकिन वो पारसीज को भी यहाँ रिप्रेजेंट करते हुए आपको दिखेंगे। 1887 में मद्रास में यहाँ पर सेशन हो रहा है, एंड इट वाज प्रिसाइडेड बाय सईद बदरुद्दीन तैयब जी। अगेन यहाँ पर इनका पार्टिसिपेशन, इनका प्रेसिडेंटशिप संभालना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मुस्लिम्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे, और मुस्लिम्स को डिमांड भी करेंगे, बल्कि उनको रिक्वेस्ट भी करेंगे कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करें। आप देख रहे हैं कैसे डाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है। हमें पारसीज जो है वहां से भी एक लीडर आते हुए दिख रहे हैं, मुस्लिम्स जो है वहां से भी एक लीडर आते हुए दिख रहे हैं। तो धीरे धीरे करके कांग्रेस में आपको भारत की अलग अलग कम्युनिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे।
ऑब्वियसली वो उस कम्युनिटी को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूर्ण रूप से, या सिर्फ उनका यही मकसद था, ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो उन कम्युनिटीज से आ रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, और उनका जो व्यू है वो एक जैसा ही है, उनके थॉट्स जो हैं वो एक जैसे ही हैं कि उन्हें एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करना है जिसमें वो इंडियंस की प्रॉब्लम्स को ब्रिटिशर्स तक पहुंचा सकें, और कांग्रेस ऐसा ही था। 1888 में आपको इलाहाबाद में यहाँ पर एक सेशन होता हुआ देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहले नॉन इंडियन जॉर्ज यूले जो है वो इसके प्रेसिडेंट बन रहे हैं। तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले तो पहला सेशन कहाँ हुआ, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है? या फिर वो सेशन जिसको एक नॉन इंडियन ने फर्स्ट टाइम प्रिसाइड किया हो, तो वो इलाहाबाद सेशन आप देख सकते हैं जॉर्ज यूले के द्वारा। वो सेशन जिसमें पहली बार एक मुस्लिम लीडर जो है उनके द्वारा प्रिसाइड किया गया हो, तो बदरुद्दीन तैयब जी वो फर्स्ट मुस्लिम लीडर हैं। एंड ये मद्रास सेशन है, कैलकटा सेशन दादा भाई नरोजी। कुछ सेशंस जो होते हैं वो उसके लोकेशन की वजह से जाने जाते हैं, और इसी के साथ साथ उसमें जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स घटित हुए, तो हमें मेजरली उन पार्ट्स पर फोकस करना है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 1896 में कैलकटा सेशन हो रहा है। रहमतुल्लाह सहनी जो हैं वो इसको प्रिसाइड कर रहे हैं, और ये 1896 का सेशन हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पहली बार हमारे भारत का नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम गाया गया था। तो ये कैलकटा सेशन है। 1905 में आप बनारस सेशन होता हुआ देखेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बनारस सेशन जो है उसको समझने से पहले आपको 1905 के जो इवेंट्स है वो जानने होंगे। 1905 एक ऐसा ईयर है जिसमें आप देखेंगे कि भारत का वाइसरॉय कर्जन था। आपको कर्जन देखने को मिलेगा, और इसने क्या किया, इसने ये नोटिस किया कि ज्यादातर घटनाएं जो घटित होती हैं, ज्यादातर जो आपको यहाँ पे डेवलपमेंट्स, न्यू डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स के रूप में हो या फिर पॉलिटिकल थिंकर्स के रूप में हो, नॉर्मली जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप इस तरीके से आ रहे हैं, या कुछ भी नया जो हो रहा है, उसका हमेशा से नर्व सेंटर या स्टार्टिंग पॉइंट ज्यादातर बंगाल देखा गया। तो बंगाल की जो जनता है उसका ध्यान भटकाना होगा, उन्हें एक नया मुद्दा देना होगा। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो करते हुए कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन किया, और इसी बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट आप यहाँ पर कांग्रेस को रोड पर उतरते देखेंगे, मूवमेंट करते हुए देखेंगे, स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट। तो आगे के कुछ सेशंस जो आप यहाँ पर देखने वाले हो वो इसी से रिलेटेड हैं, जैसे कि 1905 का बनारस सेशन जो कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा प्रिसाइड किया गया था। ये वही सेशन है जिसमें आप पाएंगे कि कैसे स्वदेशी मूवमेंट जो है एक तरीके से उसको कैसे आगे लीड करना है, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा स्टार्ट हो गई है 1905। ये वही सेशन है जहां पर अभी तक तो आपको मॉडरेट लीडर्स नजर आ रहे थे, बट अब कुछ एक्सट्रीमिस्ट भी आपको अपनी आवाज उठाते हुए दिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर पाएंगे बाल गंगाधर तिलक को, बिपिन चंद्र पाल को, औरोबिंदो घोष को। ये सभी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं जो मॉडरेट्स की अप्रोच को बहुत ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। मॉडरेट का तरीका क्या था? यहाँ पे दादा भाई नरोजी, व्योमकेश चंद्र बैनर्जी, इन सब लीडर्स का तरीका था पेटिशन, प्ली, प्रे, परसुएड, यानी कि याचिका दायर करना और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना कि उस याचिका पर कार्यवाही हो, काम हो। एक्सट्रीमिस्ट को ये मेथड नहीं पसंद था, वो इस अप्रोच को बदलने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो पहली बार बनारस के इसी सेशन में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में एक प्रकार की कंफ्लिक्ट नजर आने लगता है, कंफ्लिक्ट ऑफ थॉट्स एंड आइडियोलॉजी, वो क्लियरली दिखना शुरू हो जाता है। तो वो इसी सेशन में हुआ। नॉट ओनली दिस, इस पर्टिकुलर सेशन में नेशनल एजुकेशन वर्नाकुलर भाषा में ही होनी चाहिए, हमें नेशनल कॉलेजेस खोलने चाहिए, हमें नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन लाना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर भी डिसीजंस लिए गए। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि हम इस समय में बंगाल पार्टीशन के बाद एंटी पार्टीशन मूवमेंट कर रहे थे, स्वदेशी मूवमेंट कर रहे थे। तो स्वदेशी मूवमेंट में हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर ब्रिटिशर से जुड़ी हुई चीज़ों को बॉयकॉट कर रहे हैं, गुड्स को बॉयकॉट कर रहे हैं, फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट कर रहे हैं, वहां से आने वाले सामान को बॉयकॉट कर रहे हैं। तो उसके
हम कह सकते हैं कि उसके ऑल्टरनेटिव के रूप में हमें यहाँ पर स्वदेशी को प्रमोट करना होगा। तो अगर ब्रिटिशर्स के द्वारा खोले गए स्कूल कॉलेजेस को हम बॉयकॉट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर अपने खुद के स्कूल कॉलेजेस खोलने होंगे। अगर ब्रिटिशर्स के द्वारा तैयार किया गया करिकुलम हम बॉयकॉट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर अपनी एक काउंसिल बनानी पड़ेगी, हमें अपना नेशनल एजुकेशन सिस्टम तैयार करना होगा। तो वो सारी चीज़ें आपको इस सेशन में मिलेंगी। 1906 का जो सेशन है, जो कि कलकत्ता में हुआ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में जो फाइट है, वो अब बढ़ती जा रही थी। बढ़ती जा रही थी मतलब कैसे समझा जाए आखिर इसको? देखिए, अ, आप इस तरह से समझिए, एक तरफ मॉडरेट्स हैं, एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट हैं। देखो, मॉडरेट्स का ये मानना था कि हमने बंगाल पार्टीशन के खिलाफ स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया है, तो इसका जो डिमांड होनी चाहिए, वो बंगाल पार्टीशन का रद्द करना होनी चाहिए। दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट जो थे, जैसे कि लोकमान्य तिलक, उन्होंने यहाँ पर बंगाल पार्टीशन जो है उसको रद्द कराने की बजाय अब स्वराज की मांग शुरू कर दी थी। ठीक है, स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस की मांग शुरू कर दी। मॉडरेट्स का कहना था कि ये तो डिमांड से परे है, हमने एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, स्वराज की मांग कहाँ से आ गई? दूसरे तौर पर मॉडरेट्स का मानना था कि हमें सिर्फ ब्रिटिश गुड्स को ही बॉयकॉट करना चाहिए, ना कि ब्रिटिश काउंसिल्स, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि हमें हर लेवल पर अंग्रेज़ों से जुड़ी हुई चीज़ों को बॉयकॉट करना होगा, काउंसिल्स को भी बॉयकॉट करना होगा। यहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस जो उनके द्वारा खोले गए हैं, उन्हें भी फॉरेन गुड्स के साथ बॉयकॉट करना होगा। तो एक खींचतान हमें यहाँ नज़र आ रही है। मॉडरेट्स का मानना था, मूवमेंट तो हमने बंगाल से जुड़ा हुआ शुरू किया था, तो मूवमेंट बंगाल तक ही रहना चाहिए। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि हमें मूवमेंट को पैन इंडिया बनाना चाहिए। तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, ये कांग्रेस के ही लीडर्स हैं, लेकिन इनके बीच में एक प्रकार का टसल, एक प्रकार की खींचतान शुरू हो चुकी है, और वो 1905 के बनारस सेशन में ही नजर आने लग गई थी। अब आपको ये बात जानना भी जरूरी है कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है, एक इम्पॉर्टेंट उपलब्धि है। जो भी कांग्रेस का एक पर्टिकुलर ईयर में प्रेसिडेंट होगा, उसके जो अपने व्यूज हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के फाइनल डिसीजंस या रेजोल्यूशंस में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो आप क्या पाओगे? आप यहाँ पर पाओगे कि एक्सट्रीमिस्ट चाह रहे थे कि अब आगे आने वाले कांग्रेस के सेशंस जो हैं, उसमें कोई एक्सट्रीमिस्ट नेता ही प्रेसिडेंट बने। तो कलकत्ता के 1906 के सेशन में एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से लोकमान्य तिलक को उतारा गया कि हम इन्हें प्रेसिडेंट के रूप में चाहते हैं, और मॉडरेट्स ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे, वो एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर को कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन लोकमान्य तिलक बहुत लोकप्रिय थे यहाँ पे कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के बीच में, और एक्सट्रीमिस्ट की तादाद भी थोड़ी ज़्यादा थी। तो आप यहाँ पर क्या पाएंगे, अगर लोकमान्य तिलक को खुद आप चाहते हो कि वो वॉलेंटरीली प्रेसिडेंटशिप के इलेक्शन से अपना नाम विड्रॉ कर लें, तो उनके आगे किसी ऐसे व्यक्ति को खड़ा करना होगा इलेक्शंस में जो बहुत ही ऑनरेबल हो, जिनकी सब रिस्पेक्ट करते हो। तो मॉडरेट्स ने यहाँ पर क्या किया, मॉडरेट्स ने यहाँ पर अपना गेम प्ले किया। उन्होंने यहाँ पे दादा भाई नरोजी को उतार दिया इलेक्शंस में अगेंस्ट लोकमान्य तिलक। एंड इंटरेस्टिंगली, दादा भाई नरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, आप पाएंगे कि वो यहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी थे। एंड जैसे ही लोकमान्य तिलक को लगा और उन्होंने देखा कि दादा भाई नरोजी उनके अगेंस्ट प्रेसिडेंटशिप के इलेक्शन में है, तो उन्होंने खुद अपना नाम पीछे ले लिया, एंड मॉडरेट्स का काम बन गया। ये पर्टिकुलर सेशन इस कारण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि कोई एक्सट्रीमिस्ट लीडर ही, जैसे लाला लाजपत राय या लोकमान्य तिलक, वही इसके प्रेसिडेंट बने। बट दिस डिडंट हैपन, ऐसा नहीं हुआ। ये पर्टिकुलर सेशन एक और कारण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर सेशन में आप देखोगे कि स्वराज जो है, ये पहली बार मेंशन किया गया। ठीक है, मॉडरेट्स जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, वो यहाँ पर स्वराज की बातें कर रहे हैं अब।
अब धीरे-धीरे करके स्वराज पर चर्चा शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो हैं, वो उस दिशा में इस पूरे के पूरे मूवमेंट को घुमा रहे थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, उन्होंने भी यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस, स्वराज जो है, उसकी बातें शुरू की और इस पर्टिकुलर सेशन में उस पर चर्चा हुई। अगला सेशन 1907। एक बार फिर से एक्सट्रीमिस्ट ने लोकमान्य तिलक को प्रेसिडेंटशिप के इलेक्शंस में उतारा, लेकिन इस बार एक्सट्रीमिस्ट को प्रेसिडेंट की पोजीशन से दूर रखने के लिए कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस के द्वारा यहाँ पे नए रूल्स बना दिए गए और ये कहा गया कि अगर कांग्रेस का कोई भी सेशन आपकी होम प्रेसिडेंसी में हो रहा है तो आप उसके प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। अब ये जो सेशन है ये सूरत में हो रहा है। उस समय में सूरत बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था और लोकमान्य तिलक बॉम्बे प्रेसिडेंसी के ही रहने वाले थे, जिसके वजह से वो सूरत सेशन को भी प्रिसाइड नहीं कर पाए और रास बिहारी घोष के द्वारा, जो कि एक मॉडरेट लीडर थे, उनके द्वारा इस सेशन को प्रिसाइड किया गया। लेकिन अब तो पानी सर के ऊपर से निकल गया है। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में जो तनाव है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। आप यहाँ पर देखेंगे कि इस चीज़ का विरोध किया गया और कांग्रेस के मॉडरेट लीडर्स ने बोला कि अगर ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स अभी इसी वक्त इस सेशन से बाहर नहीं निकले तो इस सेशन की मीटिंग्स फर्दर आगे कंटिन्यू नहीं होंगी। एक्सट्रीमिस्ट उठे और वो उस पर्टिकुलर सेशन से बाहर चले गए। एक तरीके से कांग्रेस में स्प्लिट आ गया, कांग्रेस टूट गई। आप यहाँ पर कांग्रेस के दो हिस्से होते हुए देखोगे, एक तरफ है मॉडरेट्स और दूसरी तरफ है एक्सट्रीमिस्ट। क्या अभी भी क्या अभी भी यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है? यस। मॉडरेट्स अपने तरीके से स्वदेशी मूवमेंट चला रहे हैं और एक्सट्रीमिस्ट अपने तरीके से। यहाँ पे ना ब्रिटिशर्स ने एक बहुत बढ़िया गेम खेला। उन्हें समझ आ गया था कि मॉडरेट्स जो हैं वो हमें, हमारे अंदर फेथ रखते हैं एंड मॉडरेट्स का मन हमें जीतना होगा एक बार फिर से, ट्रस्ट हमें जीतना होगा एक बार फिर से। रही बात एक्सट्रीमिस्ट की, तो उन्हें सप्रेस करना होगा। तो आप पाएंगे कि इस पर्टिकुलर स्प्लिट के बाद ही यहाँ पे ब्रिटिशर्स के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 लाया गया मॉडरेट्स को अपीज करने के लिए। न कि सिर्फ ये, बंगाल पार्टीशन को भी रद्द किया गया। दूसरी तरफ रही बात एक्सट्रीमिस्ट की, जैसे कि लोकमान्य तिलक, उन्हें यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर लाठी चार्ज करके उनमें से बहुत सारों को अरेस्ट कर लिया गया एंड लोकमान्य तिलक वाज आल्सो वन ऑफ देम, जिन्हें 6 साल की सजा हुई थी। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो यहाँ पर इस तरह की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ पर भी प्ले करते हुए आए नजर आते हैं। तो 1907 का ये सूरत सेशन, ये जो सूरत स्प्लिट है, ये आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। आइए बढ़ते हैं आगे। 1909 का लाहौर सेशन, जो कि मदन मोहन मालवीय के द्वारा प्रिसाइड किया गया। जैसे मैंने आपको कहा 1909 में यहाँ पे माफ कीजिए, इंडियन काउंसिल एक्ट भी आया है, नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट। और ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का है, इसी को इसी को आप यहाँ पर क्या देखोगे, इसी इसी में यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स थे जिनसे मॉडरेट्स खुश थे। लेकिन आप यहाँ पर क्या पाएंगे, इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में, जिसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, इसमें एक नई चीज इंट्रोड्यूस की गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट। और मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट के राइट्स दिए गए थे। सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब होता है? मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्रोविंस के अंदर, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक सीट है जो कि एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव, एक मुस्लिम लीडर के लिए रिजर्व कर दी गई है। तो उस सीट के ऊपर जो इलेक्शंस होंगे, उन इलेक्शंस में सिर्फ मुस्लिम्स ही उतर सकते हैं और उन्हीं में से जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो उस पर्टिकुलर सीट से चुन लिया जाएगा। ये तो आज भी होता है रिजर्वेशन। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है, न कि सिर्फ ये सीट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक मुस्लिम लीडर के लिए रिजर्व्ड है, बल्कि वोटर्स भी सिर्फ मुस्लिम्स ही होंगे। ये है सेपरेट इलेक्टोरेट बेस्ड ऑन रिलीजन। आज के समय में रिजर्वेशन है SC ST इन ग्रुप्स को, लेकिन जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो सीट रिजर्व्ड है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो SC ST कम्युनिटी से नहीं भी है, वो वोट डालते हैं, वो भी वोट डालते हैं।
जिसको हम जॉइंट इलेक्टोरेट या जनरल इलेक्टोरेट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे है सेपरेट इलेक्टोरेट। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट अगर एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए रिजर्व कर दी गई है तो उसी रिलीजन के लोग वोट डालेंगे। अगर आप उस रिलीजन से बिलोंग नहीं करते बट आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के निवासी हो तो आपका कोई से नहीं है, ना ही आपको वोटिंग राइट्स है। ये है सेपरेट इलेक्टोरेट। तो इंडियन काउंसिल एक्ट में बहुत से ऐसे पॉइंट्स थे, जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबरशिप को बढ़ाना वगैरह, जिससे मॉडरेट्स काफ़ी खुश थे। लेकिन ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट के राइट्स यहाँ पर दिए गए हैं उससे वो खुश नहीं है, और उसको डिसअप्रूव करने के लिए ये 1909 का लाहौर सेशन आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद बहुत कुछ हुआ, बहुत हद तक यहाँ आप पाएंगे कि चीज़ें काफ़ी शांत हो गई। इसी बीच वर्ल्ड वॉर वन भी शुरू हो गया है। एंड मैं कहूँगी इस समय दादा भाई नौरोजी जो हैं उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो कांग्रेस जिसके अंदर मॉडरेट्स थे वो फिलहाल लीडरलेस हैं। उन्हें एक नेता की ज़रूरत है, उन्हें यहाँ पर एक लीडर की ज़रूरत है, और एक तरीके से वो चाहते हैं कि लोकमान्य तिलक वापस आ जाए। लोकमान्य तिलक जेल से बाहर आ चुके हैं इस समय, और उन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत की है। एक अपना खुद का एसोसिएशन उन्होंने बनाया है, होम रूल लीग, आयरिश मॉडल पे। इवन एनी बेसेंट जो थी उनके द्वारा भी होम रूल लीग बनाई गई थी। तो होम रूल लीग में लोकमान्य तिलक एक्टिव थे, बट कांग्रेस अब चाहती है कि लोकमान्य तिलक आए और कांग्रेस की कमान संभालें। तो 1916 का लखनऊ सेशन जो है, जो कि एसी मजूमदार के द्वारा प्रिसाइड किया गया था, ये सेशन इसीलिए ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आप रीयूनियन होता हुआ देखेंगे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का। लेकिन ये पर्टिकुलर सेशन एक और कारण से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप पाएंगे कि मुस्लिम लीग के नेता भी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना। यहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में लखनऊ पैक्ट साइन होता है, जिसमें मुस्लिम लीग इस बात को एक्सेप्ट करती है कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो मिलके क्या करेंगे, वो यहाँ पर जॉइंट डिमांड्स रखेंगे ब्रिटिशर्स के सामने, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमारे कॉमन एनिमीज हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये एक्सेप्ट किया कि मुस्लिम लीग सेपरेट इलेक्टोरेट ड्रॉप नहीं करेगी। मतलब सिंपल शब्दों में बात यह है कि वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था, बंगाल पार्टीशन को रद्द कर दिया गया, जिससे मुस्लिम लीग खुश नहीं थी। वर्ल्ड वॉर वन के दौरान ऑटोमन टर्किश एम्पायर जो है उसको धमकी दी गई कि अगर ब्रिटेन फ्रांस वॉर में जीत गए तो ऑटोमन टर्किश एम्पायर के खलीफा को उसकी पोजीशन से हटा देंगे। इन सब चीज़ों की वजह से मुस्लिम लीग वॉज नॉट वेरी हैप्पी। ये वही मुस्लिम लीग है जो 1906 में आपको ढाका में बनती हुई नजर आएगी। ये वही मुस्लिम लीग है जिन्हें ब्रिटिशर्स के ऊपर फेथ था। ये वही मुस्लिम लीग है जिसे कर्जन पे फेथ था, क्योंकि कर्जन ने बंगाल पार्टीशन के बाद ये कहा था कि मैंने पार्टीशन जानबूझकर किया है। मैं चाहता था कि एक ऐसी प्रोविंस हो जो मुस्लिम मेजॉरिटी हो। मैं चाहता हूँ कि मुस्लिम्स जो हैं उनका भी एक एसोसिएशन बने। ये सारे शब्द जो हैं वो उसकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का ही पार्ट थे, लेकिन उसी के बेस पर मुस्लिम लीग बनी थी जो खुद को मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेटिव बताती थी। अब इतनी घटनाओं के बाद मुस्लिम लीग भी ब्रिटिशर्स से बहुत खुश नहीं है, और वो कांग्रेस के साथ जॉइंट डिमांड्स ब्रिटिशर्स के सामने पेश करना चाहती है। लोकमान्य तिलक ने मुस्लिम लीग को एक तरह से इंसिस्ट किया कि वो इस बात को समझें कि सेपरेट इलेक्टोरेट के राइट्स जो 1909 के एक्ट में दिए गए हैं वो भी ब्रिटिशर्स का एक तरह से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का ही पार्ट है। लेकिन मुस्लिम लीग सेपरेट इलेक्टोरेट को मुस्लिम्स के लिए ड्रॉप करने के लिए तैयार नहीं है। फाइनली कांग्रेस ने समझौता कर लिया इस बात से, और इसी वजह से इसे लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। पैक्ट एक तरह का समझौता। सो इस लखनऊ सेशन को आपको बिल्कुल याद रखना है। 1917 का कैलकटा सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनी बेसेंट के द्वारा ये प्रिसाइड किया जा रहा है, और अभी तक आपने जितने भी नाम देखे उनमें से एक भी नाम महिला का नहीं था। तो ये फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस की, तो आप इनका नाम भी याद रखें। उसके बाद आप यहाँ पे काफी घटनाएं होती हुई देखेंगे। 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया है,
इसी बीच 1919 का रॉलेट एक्ट आया है। महात्मा गांधी भी भारत आ चुके हैं, इंडिया आ चुके हैं। कोचरब आश्रम और यहाँ पे साबरमती आश्रम, इन आश्रम्स के थ्रू लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, सत्याग्रह के आइडिया को उन्हें बता रहे हैं कि वो कैसे काम करता है। कुछ रीजनल एरियाज में वो यहाँ पर एक्टिव हैं। चंपारण सत्याग्रह उन्होंने किया, अहमदाबाद मील स्ट्राइक, खेड़ा पीजेंट स्ट्रगल, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। और इसी बीच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट जो कहता है कि आपको सिर्फ शक के बलबूते पर भी, सिर्फ शक के आधार पर भी अरेस्ट किया जा सकता है, जेल में डाला जा सकता है। महात्मा गांधी इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक पैन इंडिया मूवमेंट करना चाहते हैं, एक डिसओबे मूवमेंट करना चाहते हैं। वो डिसओबे मूवमेंट करते भी हैं, लेकिन जलियांवाला बाग इंसिडेंट की वजह से वो उस डिसओबे मूवमेंट को रद्द कर देते हैं। और उसके कुछ दिनों के बाद वो यहाँ पर एक और मूवमेंट करते हैं 1920 में, जिसे हम कहेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। पर अब गांधी जी कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके हैं, वो कांग्रेस का हिस्सा बन चुके हैं और कांग्रेस के लीडर्स के साथ मिलकर वो इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू करेंगे। तो ये जो नागपुर सेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं 1920 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, इसको अडॉप्ट कर लिया गया है कि हम ये कर रहे हैं। एंड यू विल फाइंड दिस थिंग कि 1920 का ये जो नागपुर सेशन है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसे हमें समझना है। इस सेशन को सी विजय राघवाचारी के द्वारा क्या किया गया है, प्रिसाइड किया गया। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी ने शुरू किया। अब उसके मुद्दे बहुत से हैं, डाइवर्स हैं। पहला रॉलेट एक्ट, दूसरा जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ वो गलत हुआ, उसके खिलाफ, और तीसरा इस समय तक आते आते वर्ल्ड वॉर वन भी खत्म हो गया है और ब्रिटेन फ्रांस जैसे देशों से जीत चुके हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ऑटोमन टर्किश एम्पायर के खलीफा को उनकी पोजीशन से हटा दिया, क्योंकि ऑटोमन टर्किश एम्पायर ने वॉर के दौरान जर्मनी को अपना सपोर्ट दिया था, हारने वाली पार्टी में थे वो। खलीफा एक्चुअल में सभी मुस्लिम्स के लिए, पर्टिकुलरली सुन्नी मुस्लिम्स के लिए उनके रिलीजियस हेड हैं। उन्हें हटाना मतलब कि दुनिया भर के सुन्नी मुस्लिम्स को गुस्सा दिलाना, एक प्रकार से उनको परेशान करना। तो ऐसा, इसी का असर भारत में भी देखा गया। भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ और गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी इस खलीफा के मुद्दे को उठाया। तो कई मुद्दों के साथ गांधी जी इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस समय तक आते आते लोकमान्य तिलक जो हैं, उनकी भी मृत्यु हो गई है। कांग्रेस को नए लीडर की जरूरत थी, तभी कांग्रेस गांधी जी को बुला रही है, गांधी जी कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की तो उन्हें ये रियलाइज हुआ कि कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर है वो काफी खराब है एंड उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है, और उन्हीं चेंजेस को उन्होंने नागपुर सेशन में किया। सो नागपुर सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस आए हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस मतलब कि पहले क्या होता था, कांग्रेस साल पे एक बार मिलती थी। जैसे फॉर एग्जांपल हम आज मिले, हमने कुछ रेजोल्यूशंस पास किए कि हम ऐसा ऐसा करेंगे पूरे साल। लेकिन पूरे साल कांग्रेस बीच में कभी भी मिलकर मुलाकात करके ये नहीं चेक करती थी कि हमने जो रेजोल्यूशंस लिए थे, चूज किए थे, उस पर हम कितना प्रोग्रेस कर पाए और कितना नहीं कर पाए। फिर नेक्स्ट ईयर नया सेशन होगा तो नए रेजोल्यूशंस होंगे। पास्ट रेजोल्यूशंस पे क्या काम हुआ क्या नहीं, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं है। तो इस तरह से कांग्रेस काम करती थी, जो महात्मा गांधी को सही नहीं लगा। इसी वजह से कांग्रेस जो है उसमें क्या किया गया, उसके अंदर ही एक 15 मेंबर्स की वर्किंग कमेटी बनाई गई। यही वर्किंग कमेटी कांग्रेस के बिहाफ पर रेजोल्यूशंस पास करेगी और ये पूरे साल ये भी चेक करेगी कि उन रेजोल्यूशंस पर कितना प्रोग्रेस हुआ। नॉट ओनली दिस, यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेशन में कांग्रेस की जो एंट्रेंस फी है, जो सब्सक्रिप्शन फी है, कांग्रेस की मेंबरशिप फी है, उसको भी कम कर दिया गया। इवन ये भी कहा गया कि जितने भी कांग्रेस की प्रोविंशियल कमिटीज बनेगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो तो नेशनल लेवल पे है, प्रोविंशियल कमिटीज जो इसकी बनेगी वो लैंग्वेज के आधार पर होगी। यानी अगर मैं बंगाली बोलती हूँ तो मैं कैलकाटा की कांग्रेस की प्रोविंशियल कमेटी की मेंबर होंगी। अगर मैं मराठी बोलती हूँ तो मैं बॉम्बे में जो कांग्रेस की प्रोविंशियल कमेटी है मैं उसकी मेंबर होंगी। तो लैंग्वेज के आधार पर यहाँ पर नेताओं को अलग अलग प्रोविंशियल
कमिटीज़ का पार्ट बनाया जाएगा। और ऐसा इसलिए था ताकि इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो मासेस से कनेक्ट हो सके और उसमें लैंग्वेज एक बैरियर ना बने। यस, महात्मा गांधी यहाँ पर कांग्रेस को एक नया ट्विस्ट दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि अब तक जो नहीं हुआ वो हो। कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पे मासेस के साथ मुलाकात करें, मासेस जो हैं उनको उनसे कनेक्ट हों। सो दिस वाज समथिंग विच हैपेंड और इसलिए ये नागपुर सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला, लेकिन चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रद्द कर दिया गया। महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान ये कहा कि 1 साल की मेहनत और फिर हमें स्वराज मिल जाएगा। तो सारे इंडियंस जो थे वो यहाँ पे गांधी जी के ऊपर ट्रस्ट रखते हुए, फेथ रखते हुए सत्याग्रही बन के बैठे थे। अपना गुस्सा जो ब्रिटिशर्स की तरफ से अटैक आ रहा था उसके प्रति रिटेलिएट न करना, पेशेंस रखना, वो सारे काम वो कर रहे थे। लेकिन चोरी चोरा इंसिडेंट जो था उसके वजह से वो गुस्सा फूट पड़ा और वो आग की तरह फैलता उससे पहले महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रद्द कर दिया और महात्मा गांधी को अरेस्ट भी कर लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब हो क्या रहा है? अब यहाँ पर स्थिति हो रही है खराब। क्यों? क्योंकि अब कांग्रेस के अंदर कुछ नेता ऐसे हैं जो महात्मा गांधी की अप्रोच पर डाउट कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें पूर्ण रूप से भरोसा है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक प्रकार का बॉयकॉट मूवमेंट है। तो इस दौरान लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हों, चाहे ऑफिसेज हों, सब कुछ बॉयकॉट किए गए। अब कांग्रेस के कुछ नेता जो हैं वो यहाँ पर प्रश्न उठा रहे हैं कि हम कब तक इस तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बॉयकॉट करते रहेंगे। इस तरीके से तो हमारी जगह कुछ ऐसे लोग उन काउंसिल्स की सीट पर बैठ जाएंगे जो ब्रिटिशर्स के फेवर में हैं या फिर उनके सपोर्ट में हैं वो, क्योंकि ब्रिटिशर्स को तो वो सीट्स फिल करनी ही है। अगर हम काउंसिल्स के बाहर रहेंगे तो ये एक प्रॉब्लम है जो आती रहेगी। तो हमें काउंसिल्स में एंटर होना चाहिए। ये जो लोग थे जो कि यहाँ पर अब बॉयकॉट को ख़त्म करना चाहते थे, काउंसिल्स में जाके काउंसिल्स के अंदर यहाँ पर ब्रिटिश पॉलिसीज़ को वहीं पर रोकने की कोशिश करना चाहते थे, ये स्वराजिस्ट थे। ये स्वराजिस्ट थे, ठीक है, जैसे कि मोतीलाल नेहरू, सी आर दास। दूसरी तरफ ऐसे भी थे जो महात्मा गांधी की ही अप्रोच फॉलो करना चाहते थे, अभी भी बॉयकॉट कंटिन्यू करना चाहते थे, कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहते थे। वो है नो चेंजर्स। तो बेसिकली ये जो गया सेशन हो रहा है 1922 का, ये इस कारण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्वराजिस्ट जो हैं सी आर दास, उनके द्वारा प्रिसाइड किया गया है। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया था, जो कि 1916 में ज्वाइन किया था, अब छोड़ दिया। इसी पर्टिकुलर सेशन में ये सवाल उठा कि क्या किया जाए। स्वराजिस्ट कह रहे हैं कि काउंसिल्स में एंटर होना अब ज़रूरी है, अब बॉयकॉट कंटिन्यू नहीं कर सकते, और नो चेंजर्स कह रहे हैं कि नहीं, हमें बॉयकॉट कंटिन्यू करना चाहिए। तो एक प्रकार का कन्फ्लिक्ट फिर से यहाँ देखने को मिल रहा है महात्मा गांधी के अप्रोच के बेस पर, अप्रोच पर। अब महात्मा गांधी जेल में हैं और उनको यहाँ पर डर हुआ कि कहीं पहले की तरह एक बार फिर से कांग्रेस में स्प्लिट ना आ जाए। तो उन्होंने जेल से ही मैसेज भेजा कि कुछ भी करना, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि यहाँ पर कांग्रेस में स्प्लिट आए। तो आप एक और सेशन देखेंगे 1923 का, काकीनाडा, मौलाना मोहम्मद अली, इनके द्वारा यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इस पर्टिकुलर सेशन को प्रिसाइड किया जा रहा है। अब इस सेशन में क्या हुआ है, इसमें सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस से हटके, एक तरह से कांग्रेस का ही फैक्शन है ये, लेकिन उससे हटके एक स्वराजिस्ट पार्टी बना रहे हैं, कांग्रेस खिलाफत स्वराजिस्ट पार्टी। ये पार्टी क्या करेगी, ये कांग्रेस का वो फैक्शन है जो कि इलेक्शंस में उतरेगी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स तक पहुंचने के लिए। ओके, तो ऐसा आप यहाँ पर पाएंगे। तो कांग्रेस खिलाफत स्वराजिस्ट पार्टी, इसको बनाया गया है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा। उस टाइम पे सी आर दास जो है वो जेल में थे और वहीं से वो क्या कर रहे हैं, वो इस पर्टिकुलर पार्टी के सेशन को प्रिसाइड भी आपको करते हुए नजर आते हैं। तो ये सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
फाइनली आप यहाँ पाएंगे 1923 में इलेक्शंस हुए, स्वराजस ने इलेक्शंस भी लड़े बट दे डिडंट परफॉर्म वेरी वेल। दूसरी तरफ नो चेंजर्स वही कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे थे, खादी, स्वदेशी, इन सबको प्रमोट करना, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो खोली गई चीज़ें हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो, या फिर यहाँ पे मान लीजिए फॉरेन क्लोथ्स हो, उन सबको बॉयकॉट करना, वो सारी चीज़ें अभी भी कंटिन्यू चल रही हैं नो चेंजर्स की तरफ से। लेकिन स्वराजिस्ट इलेक्शन पे इलेक्शन लड़ रहे हैं ताकि वो काउंसिल्स में पहुंच सकें। तो 1923 के सेशन के बाद इलेक्शंस हुए बट स्वराजिस्ट डिडंट परफॉर्म वेरी वेल। उन स्वराजिस्ट में से कुछ ऐसे थे जो नो चेंजर्स की ही तरफ आ गए और कंस्ट्रक्टिव वर्क करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कुछ और स्वराजिस्ट अभी बचे हुए थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लाला लाजपत राय। वो यहाँ फिर से इलेक्शन लड़ेंगे 1926 के, और उसके बाद उस इलेक्शन में भी क्योंकि स्वराजिस्ट पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो वो यहाँ पर शांत हो जाएंगे एंड दे विल वेट। वो कुछ वेट करेंगे यहाँ पे कि महात्मा गांधी एक बार फिर से पॉलिटिक्स में एक्टिव हों। 1924 में एक बेलगांव सेशन हुआ है जो मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा प्रिसाइड किया गया है, एंड इट इज द ओनली सेशन जो उनके द्वारा प्रिसाइड किया गया है। ठीक है, ये अगेन मैं जैसे कह रही हूँ आपको कि गांधी जी वॉज ट्राइंग टू अवॉइड स्प्लिट। तो इस पर्टिकुलर सेशन में इसी चीज को इंश्योर किया गया कि स्वराजिस्ट जो है वो कांग्रेस का इंटीग्रल पार्ट है, कोई ऐसा नहीं है कि अलग पार्टी है, इट इज फैक्शन ऑफ कांग्रेस ओनली। उस चीज को रीआइटरेट किया गया। 1925 का सेशन फैक्चुअली इंपॉर्टेंट है, कानपुर में हुआ है ये, सरोजनी नायडू के द्वारा इसको प्रिसाइड किया गया। एंड ये हमें इसलिए याद रखना है क्योंकि सरोजनी नायडू फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस की, राइट। इसी तरह से 1927 का मद्रास सेशन ए अंसारी के द्वारा प्रिसाइड किया गया है। इस रेजोल्यूशन में, इस पर्टिकुलर सेशन में ये रेजोल्यूशन पास किया गया कि इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो यहाँ पर दूसरे देशों में इस्तेमाल ना किए जाएं। ठीक है, मेसोपोटामिया, ईरान, चाइना, इन सब जगहों पे यहाँ पे इंडियन ट्रूप्स का, इंडियन सिपाहियों का इस्तेमाल ना किया जाए। पर ये सेशन एक और कारण से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1927 वो समय है जब भारत में साइमन कमीशन आया, साइमन कमेटी आई। और ये जो साइमन कमेटी थी ये आई थी 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बेस पर, भारत को जो एडमिनिस्टर किया जा रहा था उसको रिव्यू करने के लिए, और उस रिव्यू के बेस पर रिपोर्ट बनाने के लिए, प्रपोजल्स देने के लिए। पर इस साइमन कमेटी में एक भी इंडियन नहीं था, जिसकी वजह से इस साइमन कमेटी को बहुत ज़्यादा अपोजिशन फेस करना पड़ा। बल्कि भारत की हर पॉलिटिकल पार्टी ने साइमन कमेटी को अपोज किया, कांग्रेस ने भी किया। और कांग्रेस ने अपना जो रवैया था वो इस पर्टिकुलर सेशन में दिखाया, 1927 का मद्रास सेशन, जिसमें उन्होंने साइमन कमेटी को बॉयकॉट कहा किया और बोला कि हम हर फॉर्म में, हर लेवल पर साइमन कमेटी को बॉयकॉट करते हैं, साइमन कमीशन को बॉयकॉट करते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर इस सेशन को भी इम्पोर्टेंट देखोगे। साइमन कमेटी को बॉयकॉट किया जा रहा था, हर तरफ स्वराज स्वराज की मांग हो रही थी। तो उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिकन हेड के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई कि तुम इंडियंस यहाँ स्वराज की मांग कर रहे हो और कह रहे हो कि हम आज़ादी के लिए तैयार हैं, तो तुम में से कोई भी क्या ये चैलेंज ले सकता है कि वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर सके जिस पर भारत के अलग अलग डाइवर्स ग्रुप्स जो हैं वो अपना अप्रूवल दे दें। मतलब एक चैलेंज कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करो जिसको मुस्लिम लीग भी अप्रूव कर दे, हिंदू महासभा भी कर दे, पारसीज भी कर दें, ठीक है, अलग अलग माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वो भी उसको अप्रूव कर दें। वो ये कहना चाहते थे कि तुम स्वराज की मांग तो कर रहे हो लेकिन तुम्हारे आपस में ही बहुत ज्यादा झगड़े हैं। लेकिन मोतीलाल नेहरू जो थे उन्होंने इस पर्टिकुलर चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और उसके बेस पर नेहरू रिपोर्ट बनाई थी। हालांकि बात तो सही थी, उस नेहरू रिपोर्ट से वो सभी को खुश नहीं कर पाए। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, इन सब ने उस नेहरू रिपोर्ट को अपोज किया। नेहरू रिपोर्ट एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट था जिसमें डोमिनियन स्टेटस का पॉइंट था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए। नेहरू रिपोर्ट जो है वो सिर्फ कांग्रेस ने ही पास की, मोतीलाल नेहरू की, बाकी सब ने तो उसको अपोज किया। और वो नेहरू रिपोर्ट अप्रूव की गई थी कांग्रेस के द्वारा 1928 के कैलकाटा सेशन में, जो खुद मोतीलाल नेहरू ने ही प्रिसाइड किया था। बल्कि कमाल की बात तो ये है कि नेहरू रिपोर्ट जो है उसके पॉइंटर से बाकी के
पार्टीज तो ज़्यादा खुश नहीं थी, वो तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही बहुत से ऐसे लीडर्स थे जो नेहरू रिपोर्ट में लिखे गए डोमिनियन स्टेटस की बात को लेकर हैप्पी नहीं है। दे आर नॉट हैप्पी। ओके, डोमिनियन स्टेटस वी नीड टू अंडरस्टैंड ये है क्या। डोमिनियन स्टेटस का सिंपल मतलब ये हुआ कि इंडिया एक रिपब्लिकन कंट्री नहीं होगा, एक सोवरियन कंट्री नहीं होगा। इंडिया का हेड ऑफ स्टेट ब्रिटिश मोनार्क ही होगा। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट ब्रिटिश मोनार्क होगा, जो कि ऑब्वियसली इलेक्टेड नहीं है। एंड इस वजह से इंडिया एक सोवरियन और रिपब्लिक देश नहीं होगा आज़ादी के बाद भी। ओके, तो ये डोमिनियन स्टेटस है, मतलब क्राउन के नीचे जितना भी इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो इंडियनाइज कर दिया जाएगा, उसमें हर लेवल पर आपको भारतीय ही दिखेंगे, लेकिन हेड ऑफ स्टेट ब्रिटिश क्राउन ही रहेगा। ये डोमिनियन स्टेटस है। कांग्रेस के यंग लीडर्स जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू इस बात से खुश नहीं थे, नेहरू रिपोर्ट के डोमिनियन स्टेटस वाले पॉइंट से। अब मोतीलाल नेहरू जैसे लीडर्स जो हैं वो पुराने लीडर्स हैं, और ये जो नए यंग लीडर्स आए हैं इनकी अप्रोच थोड़ी अलग है। एक बैलेंस ढूंढने के लिए यहाँ पर मोतीलाल नेहरू ने कहा कि कोई बात नहीं, हम ब्रिटिशर्स को 2 साल का समय देते हैं, अगर वो इंडिया के लिए डोमिनियन स्टेटस एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ पर 2 साल के बाद पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करेंगे, यानी एक रिपब्लिकन सोवरियन कंट्री की मांग करेंगे हम। ठीक है, अब जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि पिताजी 2 साल ज़्यादा हैं, हमें सिर्फ 1 ही साल देना चाहिए। तो नेहरू जी ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। ब्रिटिशर्स को सिर्फ 1 साल का अल्टीमेटम दिया गया, 1 साल में अगर वो डोमिनियन स्टेटस एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज डोमिनियन स्टेटस नहीं, फिर पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग होगी। 1 साल बीत गया और 1929 में आप यहाँ पे लाहौर सेशन होता हुआ देखते हैं, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रिसाइड किया गया। और जैसा कहा गया था, इसमें पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास हुआ। बल्कि ब्रिटिशर्स को ये तक कहा गया कि 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, तो बेटर है कि उससे पहले ही तुम चले जाओ, ऐसा यहाँ पे बोला गया। ये इंफॉर्मेशन काट दीजिए, ये गलत है यहाँ पे, ऐसा यहाँ पे कहा गया। तो 26 जनवरी 1930 तय कर लिया गया था, लेकिन 26 जनवरी आई, 27 भी आई, 28 आई, 29 आई, पर उस समय के भारत के वाइसरॉय अरविंद की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो सब हताश हो गए। फिर गांधी जी यहाँ पर फ्रंट फुट पर आए। उन्होंने अरविंद को बोला कि मेरी 11 डिमांड्स हैं, अगर तुम उन 11 डिमांड्स को नहीं पूरा करते तो मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करूंगा। अरविंद ने ऑब्वियसली उस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। एंड फाइनली 1930 में महात्मा गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करते हैं। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में लॉन्च हुआ, दांडी मार्च आप यहाँ पे पढ़ेंगे। मेरा एक और वीडियो है पूरा जिसमें मैंने महात्मा गांधी के सारे मूवमेंट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। दिस पर्टिकुलर सेशन इज़ अबाउट कांग्रेस के सेशंस। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ एंड इट वाज वेरी मच सक्सेसफुल, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था, बहुत मास का पार्टिसिपेशन, बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन हम यहाँ पे देखते हैं। बल्कि फॉरेन न्यूज़पेपर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कवर करने लग गए थे। ब्रिटिशर्स के ऊपर इस वजह से कुछ प्रेशर आया और उन्होंने अरविंद को कहा कि कैसे भी करके महात्मा गांधी को ऑन टेबल्स लेकर आओ टू नेगोशिएट। अब यहाँ पे महात्मा गांधी को अरविंद टेबल्स पे लाते हैं। ऑब्वियसली वो बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे आपसे मीटिंग करनी है। महात्मा गांधी को कहा जाता है कि आपकी जो डिमांड्स है वो आप मुझे बताइए, और मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बुलाई जा रही हैं साइमन कमेटी की रिपोर्ट के जो सजेशंस हैं उसको डिस्कस करने के लिए, आप उसमें कांग्रेस की तरफ से पार्टिसिपेट करो और इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रद्द करो। महात्मा गांधी की भी कुछ डिमांड्स थी, उन्होंने भी पेश की। उन्होंने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान आपने बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को पकड़ लिया, जिन्होंने कुछ वायलेंस भी नहीं किया था उसको जेल से बाहर निकालो, इस तरह की डिमांड्स। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज दिस सेशन इज डेडिकेटेड टू कांग्रेस के सेशंस। उन डिमांड्स में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो हैं उनको फांसी की जो सज़ा थी उसको भी कम करने की मांग थी। हालांकि
अरविंद ने उसे नहीं माना। उसके बाद समझौता फाइनली हुआ, गांधी अरविंद पैक्ट साइन हुआ, और वो जो गांधी अरविंद पैक्ट है हम उसको दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। अब ये गांधी जी ने कर लिया है साइन, लेकिन कांग्रेस को भी तो अपना अप्रूवल देना होगा, जिसके वजह से कराची सेशन हो रहा है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा प्रिसाइड किया गया है। इसमें गांधी अरविंद पैक्ट को एंडोर्स किया गया है, जिसके तहत महात्मा गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रद्द करेंगे और वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे लंदन, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हुए। इस पर्टिकुलर सेशन ये पर्टिकुलर सेशन 1931 में हुआ, 29 मार्च को। और ठीक 6 दिन पहले आप देखेंगे कि शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु जो हैं उनको फांसी की सजा हुई थी। काफ़ी सारे यंग लीडर्स एंड भगत सिंह जो है उनकी जो एसोसिएशन था पंजाब नौजवान सभा, उसके जो मेंबर्स थे वो इस बात से खुश नहीं थे कि गांधी जी की जो डिमांड थी सज़ा कम करवाने वाली, उसे अरविंद ने नहीं माना, तो भी गांधी जी ने ये पैक्ट साइन किया। अब उसके पीछे के कई कारण रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जब गांधी जी इस कराची सेशन में जा रहे थे तो उन्हें यहाँ बहुत सारा ऑपोजिशन फेस करना पड़ा। लोग काले झंडे लेकर खड़े थे। ये है कराची सेशन। कराची सेशन में दो बातें और याद रखनी है। एक तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रेजोल्यूशन पास किया गया है, और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के ऊपर भी इसी पर्टिकुलर सेशन में रेजोल्यूशन पास किया गया। 1937 का फैजपुर जो है कांग्रेस का सेशन जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रिसाइड किया गया, वो आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये पहला सेशन था जो गांव में हुआ है। फिर आता है 1938 का हरिपुरा सेशन, जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा प्रिसाइड किया गया, और इसमें नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप की गई जवाहरलाल नेहरू के अंडर। तो ये सेशन भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेशनल प्लानिंग कमेटी जो कि प्लान बनाएगी इंडिया की इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने के लिए, और भारत की आज़ादी के बाद तो इन्होंने बहुत सारे 5 ईयर प्लान्स भी बनाए। अब सुभाष चंद्र बोस को जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट इसलिए बन पाए क्योंकि कांग्रेस में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एंड सुभाष चंद्र बोस के जो आइडियाज़ थे वो जवाहरलाल नेहरू से बहुत ज़्यादा, माफ़ कीजिए, सुभाष चंद्र बोस के जो आइडियाज़ थे महात्मा गांधी के जो आइडियाज़ हैं उनसे बहुत ज़्यादा मैच नहीं करते थे। 1939 में त्रिपुरी सेशन हुआ और उसमें प्रेसिडेंटशिप के इलेक्शंस हुए। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस फिर से इलेक्शन में उतर रहे हैं, और दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से एक लीडर को इलेक्शन में उतारा, ठीक है, जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। हालांकि बहुत बड़े मार्जिन से सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया। महात्मा गांधी की तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि यह मेरी हार नहीं, ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये तो मेरी हार हुई है। सुभाष चंद्र बोस ने इस स्टेटमेंट के बाद प्रेसिडेंट की पोजीशन जो है उससे रिजाइन कर दिया। कांग्रेस को नहीं छोड़ा, लेकिन प्रेसिडेंट की पोजीशन से रिजाइन कर दिया, और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जो थे उन्होंने यहाँ पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने यहाँ पर सेशन को प्रिसाइड किया, वो यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं। दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस ने अपना अलग एसोसिएशन बनाया, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। 1940 रामगढ़ सेशन, जो कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा यहाँ पे डिसाइड किया गया है। लेकिन इससे पहले कुछ इवेंट्स आपको जानना ज़रूरी है। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 डिक्लेयर हो गया है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये भी अनाउंस किया कि इंडिया जो है वो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन को सपोर्ट करते हुए उतरेगा अगेंस्ट जर्मनी। कांग्रेस बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि 1937 के पीछे के इलेक्शंस में कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और 11 में से 8 प्रोविंसीज में सरकार बनाई। तो कांग्रेस का मानना था कि कांग्रेस मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस की रिप्रेजेंटेटिव है, और इस तरह से इंडिया वर्ल्ड वॉर 2 में उतरेगी या नहीं, ये डिसीजन लेने से पहले गवर्नमेंट को इंडियंस का ओपिनियन ज़रूर ले लेना चाहिए कि उनका क्या मानना है। बट ऐसा नहीं किया गया, और ऊपर से
यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया को एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर 2 में घसीटने की कोशिश की गई। तो ब्रिटिशर्स के सामने उस समय में जो इंडिया के वाइसरॉय थे लिनलिथगो, उनके सामने कांग्रेस की तरफ से एक ऑफर रखा गया और वो ऑफर ये था कि आप हमें आज की आज ही आज़ाद कर दीजिए, इसको वार्धा रेजोल्यूशन भी कहते हैं, और हम आज़ाद भारत के रूप में वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन को सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद आप हमारी हेल्प कीजिएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने में, जो कि आज़ाद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। लिनलिथगो ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से कांग्रेस के लीडर्स ने यहाँ पर अपनी अपनी प्रेसिडेंसी से रिज़ाइन कर दिया, अपनी अपनी प्रोविंसीज से रिज़ाइन कर दिया, जहाँ जहाँ उन्होंने सरकार बनाई थी। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ब्रिटेन चाहता है कि इंडिया वर्ल्ड वॉर 2 में उतरे, लेकिन इंडियंस रेसिस्ट कर रहे हैं। इसी बीच 1940 का रामगढ़ सेशन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रिसाइड किया गया और यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो मांग है उसको दोहराया गया कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज ही चाहिए, एंड पॉसिबल है कि हम यहाँ सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दें। हालांकि वो लॉन्च हुआ नहीं। अब इंडियंस भी ऑफर दे रहे हैं, ब्रिटिशर्स भी किसी तरह से ऑफर दे के इंडियंस को वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं, क्योंकि अब वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की एंट्री हो गई है और जापान ऐसे एरिया में लोकेटेड है कि उसके वेस्ट में मेजरली फ्रांस और ब्रिटेन की ही कॉलोनीज हैं जिनको जापान कैप्चर कर सकता है। तो जापान के यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर होने की वजह से एंड अमेरिका के भी, अमेरिका ने ब्रिटेन पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि कैसे भी करके इंडियंस को वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करवाओ, इंडिया को वर्ल्ड वॉर 2 का पार्ट बनवाओ। तो ब्रिटेन पे प्रेशर है, ब्रिटेन यहाँ ऑफर पे ऑफर भेजे जा रहा है इंडियंस के लिए। और इसी बीच 1942 में क्रिप्स मिशन भी आया। सर स्टेफर्ड क्रिप्स भारत आए एक ऑफर लेकर, जिसमें अगेन डोमिनियन स्टेटस की ही बात थी और भी अन्य बातें थी जो हमें बहुत पसंद नहीं आई और हमें समझ आ गया कि ये ब्रिटिशर्स के जो ऑफर्स हैं ये हमारे काम के नहीं। तब 1942 में आप क्या देखोगे, बॉम्बे सेशन हुआ जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा ही प्रिसाइड किया गया, जिसमें फाइनली क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास हुआ कि हम यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट करेंगे। ये 8 अगस्त 1942 की बात है। हम यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। ये कांग्रेस के द्वारा इसी पर्टिकुलर बॉम्बे सेशन में ग्वालियर टैंक मैदान में ये बॉम्बे सेशन हुआ और इसमें ये तय किया गया। 10 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होना था और ठीक एक रात पहले कांग्रेस के सारे नेताओं को, मेजर नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बावजूद भी ये क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, पर 1943 तक आते आते ये आपको शांत होता हुआ नजर आएगा। भारत की आज़ादी से पहले जो लास्ट सेशन हुआ है वो 1946 मेरठ में हुआ है और ये सिर्फ इसलिए ही महत्वपूर्ण है कि ये इंडिपेंडेंस से पहले आखिरी सेशन था जो कि आचार्य JB कृपलानी के द्वारा प्रिसाइड किया गया। तो इसके साथ जितने भी महत्वपूर्ण सेशंस थे कांग्रेस के वो सारे हमने यहाँ पर डिस्कस किए। आई होप आपको ये पूरा का पूरा कंपाइलेशन जो है वो पसंद आया होगा। मैंने कोशिश ये की है कि आपको बैकग्राउंड कहानी के बारे में भी थोड़ा सा अंदाज़ा रहे और ताकि आपको ये सेशंस और बेटर तरह से समझ आए। अगर आपको फर्दर ऐसे ही कुछ और कंपाइलेशंस चाहिए जिसमें हम इसी तरह से टेबल बना के प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को डिस्कस कर सकें तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।